एक डिस्क्लेमर है ऑडियंस के लिए कि मैं ना तो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और ना ही स्कॉलर हूँ। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इनमें बैलेंस होना चाहिए। इनमें वो चीज़ नहीं है जिसकी तलाश में मैं हूँ। ये फीलिंग, ये निशानी है उस बंदे की जो पहुँचेगा एक वक्त में ना उस नाली तक। लिविंग मस्टरबेशन कोर्स है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है सोशल मीडिया पे। नफ्स को कैसे कंट्रोल करें, लोग करते क्यों, क्या वजूहत बनती हैं। पहले भी थी मस्टरबेशन, लेकिन इतनी नहीं थी जब हुआ। अब तो कोई भी नहीं बचा। आपके इमोशंस कब, कहाँ, किस जगह कैसे ट्रिगर होते हैं उन्हें समझो। साइकोलॉजिकल लोगों को समझो, उनके साथ डील कैसे करना है इसको समझो। फैमिली व्लॉगिंग कोई इतना बड़ा वायरस नहीं है, सच्ची पूछें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि यूथ के लिए बड़े पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन फेथ एंड नॉलेज। इनका एक बड़ा वायरल डायलॉग है कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, नौजवान को किस तरफ जाना चाहिए। तो दैट वाज माय फेवरेट। ऐसे लोगों से हमें मिलना भी ज़रूर चाहिए, इनसे मुलाकात करनी चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि क्या ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे हमारा नौजवान बेहतर हो सके। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं अब्दुल रहमान चीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आपको वेलकम करते हैं अरीब जदून पॉडकास्ट में। हमें और आपको देखने वाले लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जो इस्लामिक टीचिंग है वो क्या है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइफ कैसी जा रही है आपकी। अगर आप हमें थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकें तो ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और उसके बाद मेरा एक डिस्क्लेमर है ऑडियंस के लिए कि मैं ना तो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और ना ही स्कॉलर हूँ। आई एम जस्ट ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। बिफोर टेकिंग ए सिंगल वर्ड ऑफ माइन, मेक इट श्योर फर्स्ट। क्योंकि मेरे ख्यालात, मेरे कॉन्सेप्ट्स वक्त के साथ बदल सकते, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हम कब्र तक बंदा सीखता है, तो हर बंदा हर नए स्टेप पे सीखता है, तो इसलिए ज़रूर जो आपने शुरू में ही बात कर दी बहुत अच्छी बात है। अगर हम यंगस्टर्स पे आ जाते हैं, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है और इसको किस तरफ जाना चाहिए, जो आपका एक डायलॉग भी है और जो कि मेरा फेवरेट भी है कि नौजवान कहाँ जा रहे हैं, इनको कहाँ जाना चाहिए। आप नौजवानों के बारे में थोड़ा हमें बताते हैं, ख़ास तौर पे अगर यूनिवर्सिटी के नौजवान की बात की जाए तो फिर। यूनिवर्सिटी के नौजवान जा रहे हैं मटेरियलिज्म की तरफ। यूनिवर्सिटी के नौजवान जा रहे हैं अपनी नेचर के ख़िलाफ़। और यूनिवर्सिटी के नौजवान जा रहे हैं जहाँ उन्हें जाना नहीं चाहिए। नेचर के ख़िलाफ़ मतलब? नेचर के ख़िलाफ़ मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को एक नेचर के तहत पैदा किया है और उसकी नेचर को बनाया कि वो इस दुनिया में रहकर अल्लाह ताला को राज़ी करे। अपने नफ्स को कुर्बान करके, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके इस दुनिया में वो जितने दिन भी गुजारे, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुजारे। तो ये उसकी नेचर है। उसकी रूह को सुकून मिलता है जब वो अल्लाह ताला के करीब होती है। तो इसके ख़िलाफ़ नौजवान जा रहे हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि नौजवानों को सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए, जी। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप किन को कह रहे हैं? मटेरियलिज्म कह लें कि बैलेंस नहीं है ना लाइफ में। मटेरियल को हम नेगेटिव नहीं समझते, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मटेरियल हो ये अच्छा नहीं है। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। यानी बंदे की मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इनमें बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हर बंदा कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता है। वो या तो फाइनेंशियल फ्रीडम को इस तरह ऊपर ले जाएगा कि बाकी जो पहलू हैं उनको छोड़ देगा। कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल को बहुत आगे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं और ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स छोड़ देते हैं। कुछ फिज़िकल आगे चले जाते हैं। व्हाट मैटर्स के बैलेंस हो ज़िंदगी के हर पहलू में। सही।
आप क्या समझते हैं कि तालीम का क्या रोल है पर्सनल और सोसाइटी डेवलपमेंट में? तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन के बगैर एक इंसान जानवर की तरह है। और इंसान और जानवर में डिफरेंस ही ये है कि इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है। और गौर व फिक्र तभी करता है जब वो नॉलेज गेन करता है। एक जानवर है, वो लेक्चर नहीं सुन सकता, जानवर समझ नहीं सकता, गौर व फिक्र नहीं कर सकता। और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि ये गौर व फिक्र करता है, सोचता है, समझता है, नॉलेज गेन करता है। तो एक इंसान और जानवर में डिफरेंस ही नॉलेज का है। तो नॉलेज होगा तो एक इंसान जानवर से इंसान होने का सफ़र तय करेगा। नॉलेज आप मतलब किस सेंस में कह रहे हैं? एक दीनी नॉलेज है और एक दुनियावी नॉलेज है। मैं ये समझता हूँ कम्बिनेशन होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने दीनी और दुनियावी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। मैटर ये करता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरफ पढ़ा रहे हैं। वो खुद बायस्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगे कि दीन और है, दुनिया और है। हालांकि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारी है। आपने सिर्फ इबादत नहीं की, आपने तिजारत भी की है, आपने लोगों के साथ डील भी किया, आपने फतोहात भी की हैं, आपने इस दुनिया में भी फतोहात की हैं, अपने आप को मनवाया, अपने काम को मनवाया, और आपने शादियाँ भी की हैं। और अल्लाह ताला को दो चीज़ें बड़ी अल्लाह ताला के नबी को दो चीज़ें बड़ी पसंद थी, एक औरत और एक खुशबू। यानी बैलेंस था लाइफ में, हर चीज़ में वो आगे थे। तो होता ये है कि यहाँ जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत आगे ले जाते हैं कि मस्जिद नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें। इसके अलावा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि उन्होंने किस लेवल पे तिजारत की है, हर चीज़ में अपना मनवाया, उसको पीछे ले जाते हैं। स्पिरिचुअल जोन को आगे ले जाते हैं, इबादत को आगे ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से बंदे को लगता है कि यार ये दीन जो है ना, दीनदार लोगों के लिए है। द मोमेंट कि आप किसी को कहें ना यार दीन की तरफ आ जाओ, उसे ऐसे लगता है कि मैं किसी कैद खाने में आ जाऊँगा। उसे ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ दुनियादारी का छोड़ना पड़ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि कॉन्सेप्ट्स ही गलत बना दिए गए हैं। दीन और दुनिया में इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है। यानी हम दीन को फॉलो करते हुए भी दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदा काम कर सकता है। नबी पाक ने हमें जो है तिजारत की टीचिंग्स भी दी हैं और तिजारत में जो है रिस्क का ज़्यादा हिस्सा भी रखा हुआ है। और इस तरह ये है कि आजकल की जो हमारे यंग जनरेशन है, लाइक आप तारिक जमील साहब की अगर मिसाल ले लें, उनके पास वो फैमिली बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग है और वो अच्छी गाड़ियों में या अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ रहे, लोग उनके खिलाफ हुए हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ। तो ये कुछ नहीं करना चाहिए, इसको दरमियाना रख के चलना चाहिए, म्याना रवि का इख्तियार करनी चाहिए दोनों चीज़ों में। बयान रवि होनी चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू इस्लामिक तालीम को मॉडर्न चैलेंजेस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? यूथ के क्या रोल है सोसाइटी में? यूथ का क्या रोल है? हम्म। ये नौजवान ही होते हैं जो किसी कौम का मुस्तकबिल बदलते हैं। और यही वो लोग हैं जो जान माल वक्त देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन पे बर्डन नहीं होता, इन पे जिम्मेदारियां नहीं होती। अदरवाइज जब बंदे की जो एज ज़्यादा होती है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो इनका बड़ा रोल है और पाकिस्तान की बड़ी यूथ भी है। लेकिन मैटर ये करता है कि इनको वो उस तरह गाइड किया जाए, इनकी तरबियत की जाए, वो बहुत काम हो सकता है। तरबियत किस तरह की जाए? तरबियत यही की जाए कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी इन्हें पढ़ाई जाए, सीरत पढ़ाई जाए, इन्हें कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के साथ इन्हें समझाया जाए, इनके अंदर उतारा जाए। इससे तरबियत हो सकती है। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या करना चाहिए? पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो नॉलेज है। नॉलेज होता है जिससे सोच बनती है, और इससे ही शुरुआत होती है। नॉलेज गेन करना चाहिए। और सिर्फ नॉलेज ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में जाकर बंदा किसी एक फील्ड में 4 साल गुजार दे। वो नॉलेज नहीं है, वो तो एक हुनर है, एक आर्ट है। नॉलेज ये है कि अपने आप को समझना। कहते हैं ना, अपने मन में डूब के पा जाओ सुराग ज़िंदगी। इसका मतलब ये है कि अपने नफ्स को समझो, आपके इमोशंस कब कहाँ किस जगह कैसे ट्रिगर होते हैं उन्हें समझो।
साइकोलॉजिकल लोगों को समझो, उनके साथ डील कैसे करना है इसको समझो, और अपने जो इमोशंस हैं उनको समझो, नफ्स को समझो, शैतान को समझो। और ये चीज़ें अगर बंदा एक समझेगा ना, थोड़ा टाइम देगा, तो इससे पर्सनल ग्रोथ शुरू होती है। ये नॉलेज है। लोग समझते हैं कि ये कोई किताबें पढ़ के कोई बंदा नॉलेज गेन कर रहा है, यूनिवर्सिटी में जाकर नॉलेज गेन कर रहा है। ये नॉलेज नहीं है। ये एक आर्ट है, एक स्किल है पैसा कमाने के लिए। लेकिन नॉलेज इज़ समथिंग डिफरेंट। वो नॉलेज जो तज़किया नफ्स कराए, नॉलेज उसे कहते हैं। तज़किया नफ्स यानी बंदा ईमानदार हो, जेन्युइन हो, चेक एंड बैलेंस करे हर वक्त, और उसे पता हो कि ये जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक। ये मेरा नफ्स कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, अपनी तरफ से तो मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक सोच रहा हूँ। कहीं ये मेरे नफ्स की आवाज़ तो नहीं है, कहीं शैतान मुझसे तो नहीं करवा रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। ये चेक एंड बैलेंस ये आता नॉलेज से। तो ये नॉलेज जो है ना, ये बहुत कम लोग इस तक पहुँचते हैं। लोगों ने नॉलेज की डेफिनेशन ही कोई और बना ली है। वो समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में नॉलेज इस तरह। नो, आप क्या समझते हैं कौन लोग इस नॉलेज तक पहुंच सकते हैं? आपके बकौल बहुत कम लोग इस नॉलेज तक पहुंचते हैं। कौन लोग होते हैं वो? इस नॉलेज तक 1% लोग ही पहुँचते हैं वैसे। कौन से ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं, लाइक आप उनकी कैटेगरी कोई बता सकते ये वो लोग हैं जो फिट इन नहीं होते, हैं? सोसाइटी में फिट नहीं होते। सोसाइटी में फिट नहीं होते, फिर वो उनके अंदर तलाश होती है। वो महफिल में बैठे भी अधूरे होते हैं, और वो तना तना फील करते हैं। वो लोग लोग हंसते हैं, लेकिन उन्हें वो फीलिंग आती है। कहते हैं यार ये ठीक है, पार्टी हो रही है, याशी हो रही है, लेकिन इनमें ना वो ऐड सुकून नहीं है। इनमें वो चीज़ नहीं है जिसकी तलाश में मैं हूँ। ये फीलिंग, ये निशानी है उस बंदे की, जो पहुंचेगा एक वक्त में ना उस नाली तक। हाँ, अपनी शुरू शुरू के दौर में मैं भी, मुझे फील नहीं आती। अच्छा खेल के, अच्छा खा के, या अच्छा पहन के फील नहीं आती। कुछ ना कुछ वो कमी रहती है। ये निशानी है उस बंदे की, जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा वहाँ उस नाली तक। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। जो बंदा फिट इन हो जाए, जिसे मज़ा आ रहा है महफिलों में दोस्तों के साथ, और ना भाई, उसके 1-2 साल हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, और ये जो क्यूरोसिटी है ना, कि यार ये वो चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं बना हूँ। हाँ, कुछ और, देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। अंदर से एक आवाज़ आती है। बंदा बेशक पार्टी कर रहा है, बेशक वो एंजॉय कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, लेकिन फिर भी लगेगा कि यार नहीं, कुछ और है जो मुझसे छुपा हुआ है। वो तो जासूस आएगा। और ये निशानी है उस बंदे की, जो पहुंचेगा वो 1% में आ रहा है, क्योंकि वो फिट इन नहीं हो रहा लोगों में। जो फिट इन हो गया, जिसने कहा सब करते हैं, चलता है, दुनियादारी है, वो एक्सपायर हो जाएगा। और दुनिया के लोग उसको एक्सेप्ट करते हुए भी एक्सेप्ट भी नहीं करते, आई थिंक सो। दुनिया के लोग देखे ना, जब अंधु में काना आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही होता है ना, वो ये निशानी है, डिफरेंट है वो। डिफरेंट होगा तो 1% में आएगा ना। तो ये तो पहली निशानी है, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। दुनिया किसे एक्सेप्ट करती है? जो उनके साथ फिट होता है। तो ये उसकी निशानी है कि वो फिट नहीं हो रहा। वो 1% में आएगा और राज करेगा फिर। आपके लिए मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन होती चांद लोगों के लिए, वो भी 1% लोगों के लिए होती है। बाकी कहते हैं बातें हैं, ऐसे है। तो मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है लाइफ में। अल्लाह के नबी मोटिवेट करते थे सहाबा को, जन्नत दिखा के, हुरें दिखा के मतलब इमेजिन करा के। तो मोटिवेशन तो बड़ा कुछ कराती है बंदे से। मोटिवेशन का बड़ा रोल है। हाँ, और आप देखें ना, जो कुछ भी बंदा सोचता है, वो कहीं से कहीं उसके दिमाग में जाता है, वो सुनता है या पढ़ता है या मोटिवेट होता है। जो बंदा कुछ भी कर रहा है ना, वो मोटिवेशन ले रहा है कहीं ना कहीं से। कोई गलत काम बंदा कर रहा है, उसकी भी कोई मोटिवेशन है। जो ठीक कर रहा है उसकी भी मोटिवेशन का बड़ा रोल है। ठीक है। मोटिवेशन का मतलब नॉलेज है। सही। लाइक आप मोटिवेट करेंगे, अगले में जोश आएगा और वो काम करेगा। ठीक हो गया। इस्लाम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मोटिवेशन की क्या टीचिंग्स हैं? इस्लाम सारा खड़ा ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चेक एंड बैलेंस पे है। अल्लाह के नबी हर वक्त चेक एंड बैलेंस में रहते थे। सहाबा रोते थे जब बात होती थी ना कि एक बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो हर बंदे को ये लगता था कि शायद वो मैं ही हूँ शायद। हालांकि इतने नेक थे, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता था, क्यों? चेक एंड बैलेंस था, एक फ़िक्र थी। तो मोटिवेशन का इस तरह रोल है कि आप कुरान में देखें, पढ़ें, हर जगह मोटिवेशन है।
ईमान वालों के लिए वो, ईमान वालों के लिए ये, जन्नत, हूरें, बागात। ये मोटिवेशन है ना, कि आपको ये मिलेगा, ये काम करो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तो मोटिवेशन के बगैर तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि एक बंदा लगातार चल सके। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बगैर दीन नामुकम्मल है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है जो एक बंदे को लगातार लंबे अरसे तक चलाती है। और इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ आपकी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द मोस्ट। जिस बंदे का चेक एंड बैलेंस होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है उसके स्कोप है आने वाले वक्त में। जो बंदा अपनी खामियों को साथ साथ दूर करता है, चेक एंड बैलेंस रखता है अपने आप पे, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो ठीक रहता है, उसका वक्त आता है, वो एक्सपायर नहीं होगा। जो बंदा फेक है, जो बंदा दिखा रहा है, जो बंदा बाहर से ज़्यादा नज़र आ रहा है, अंदर से कम है, चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा, वो थोड़े अरसे तक तो चलेगा लेकिन फिर फारिग हो जाएगा। तो सेल्फ चेक एंड बैलेंस ही एक ऐसी मोटिवेशन है जो हम जैसे लोगों को सुकून देती है कि भाई हम ठीक जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो अपना डिप्रेशन किस तरह रिलीज़ कर सकता है? थ्रू इस्लाम, या आप कह लें वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो किस तरह रिलीज़ कर सकता है? डिप्रेशन मायूसी को कहते हैं। बंदा कहता है यार अब सब खत्म, मायूसी कुफर है। और अल्लाह फरमाता है कुरान में, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। और डिप्रेशन, जब बंदा बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब करता है ना, तो डिप्रेशन तब होता है। व्हाट डू आई थिंक। और नॉलेज की कमी है, डिप्रेशन भी इसी वजह से होता है। जब बंदा फेस करता है मुश्किलात को, उसे लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। जब वो नॉलेज गेन करेगा, उसे पता चलेगा कि यार जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं जो कामयाब हैं, उनके पास उनका सब का एक जर्नी है, सब ने मुश्किलात को फेस किया है। फिर वो पीस में आएगा कि यार चलता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। वो जो बंदा ये समझता है ना मेरे साथ ही हो रहा है और मुझ पर ही सारे जुल्म हो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड होता है। जब वो पढ़ेगा, सहाबा की स्टोरीज पढ़ेगा, वाक़यात सुनेगा, नॉलेज गेन करेगा, अपने जैसे लोग वो हिस्ट्री में देखेगा, फिर उसमें मोटिवेशन आएगी, फिर वो लगातार चलेगा। तो नॉलेज का बड़ा रोल है यार इसमें। नॉलेज का तो है। एक और चीज़, यार नमाज का रोल है इसमें डिप्रेशन रिलीज़ करने में। लाइक आपको एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप नमाज की पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज 5। यार नमाज कौन पढ़ता है जिसे बिलीव हो? तो जिसे बिलीव होगा उसे ये भी बिलीव होगा कि अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, अल्लाह कह रहा मायूस ना हो। तो जो नमाज पढ़ेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली बचेगा, क्योंकि उसका बिलीव है। बिलीव है ना, चलो यहाँ नहीं तो अल्लाह मुझे आखिरत में हुरें देगा। तो फिर डिप्रेशन कैसा? डिप्रेशन आता ही उसे है जो जिसका कनेक्शन नहीं है अल्लाह के साथ। जो दुनियादारी में ज़्यादा लगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह से अटैच है ना, उन पे ना खौफ होता है ना गम होता है। यहाँ खौफ है एनजाइटी, फ्यूचर फियर, गम है डिप्रेशन, माजी का पछतावा। तो जो बंदा अल्लाह के साथ अटैच है ना, उसे ना खौफ होता है ना गम होता है, डिप्रेशन ना एनजाइटी। इट इज़ रियलिटी। थोड़ा बहुत होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि बंदा सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। तो मोमिन की ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं है। अभी मैं पिछले 2-3 साल से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अपने हर डिसीजन से पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज आपके पास बैठा हूँ, इससे पहले भी मैं दुआ करके आया हूँ। ठीक है? तो द मोमेंट कि आप चेक एंड बैलेंस रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने हर डिसीजन से पहले, फिर आपको डिप्रेशन नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ बड़े वसूख से ये बात कि पिछले 3 साल हो गए हैं जब से मैं आज़ाद हुआ हूँ थोड़ा सा, अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ। मुझे एक चीज़ का एक मोमेंट भी पछतावा नहीं है पिछला जो गुजर चुका है। उसकी रीज़न क्या है? कनेक्शन है। उसकी रीज़न, अच्छा एनजाइटी क्यों नहीं होती? कि जो अल्लाह यहाँ तक ले आया आगे भी ले जाएगा। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, यकीन है, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ मैंने तो सोचा भी नहीं था ना, ये मेरी औकात से ज़्यादा अल्लाह ने दिया। देयर इज़ नो डाउट। प्लानिंग बंदा करता है, लेकिन जितना उसे मिलता है ना, उतनी उसकी प्लानिंग नहीं होती। जितने लोग आप देखेंगे, पॉडकास्ट देख लें, एक्टर्स की देख लें, व्लॉगर्स की देख लें, जितने कामयाब लोग हैं, आप उन्हें सुने एक बात कहते नजर आएंगे कि यार इतना मैंने नहीं सोचा था। ये कुछ
और गैबी क़ुव्वत है जो दे रही है, एंड इट इज़ रियलिटी। तो जो अल्लाह यहाँ तक ले आया वो आगे ले जाएगा, ये एक यकीन होना चाहिए। पीछे का तो फिर डिप्रेशन ही रहता। क्यों? आपने पहले ही इस्तिखारा किया है, तो जो हुआ वो बेहतर था आपके लिए। हाँ, जब आपने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया यकीन के साथ, तो खसारा नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना अपना लेके प्रिकॉशंस लेके, अपनी एहतियात करके, अपने स्टेप्स लेके फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर डिप्रेशन नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। एनजाइटी कभी कभी होती है जब ईमान कमज़ोर होता है। डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, माजी का पछतावा नहीं हुआ। हमारे यंगस्टर्स हैं जो आजकल मतलब दुनियादारी में लगे हुए हैं। दुनियादारी में दो चीज़ें हैं, एक आजकल एक पैसों को वैल्यू बहुत दी जाती है, दूसरा जो यूनिवर्सिटी के यूथ है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ है। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में यही लोग डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। और ये क्वेश्चन मेनली मेरा पूछने का मकसद भी ये था कि लाइक अगर उनको आप कुछ अच्छी बात कहना चाहें, उनको बेहतर रास्ते के लिए कोई तलकीन करना चाहें, तो वो क्या होगी? यार, इंसान की नेचर है, ये ख्याली दुनिया में रहना चाहता है, ये मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहता, ये हर्डल्स को फेस नहीं करना चाहता, एंड इट इज़ रियलिटी। और इसी वजह से आपको लाखों लोग नेटफ्लिक्स पे मिलेंगे। क्यों? ख्याली दुनिया, वो रियलिटी को नहीं फेस करना चाहते। ये गर्लफ्रेंड, ये भी चक्कर रियलिटी वाला नहीं है, इमेजिनेशन है। चैटिंग हो रही है, इमोजीज आ रही हैं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? जब घर आ जाती है, एक्सपेंस आता है, वो रियलिटी होती है, फेस नहीं होती, तलाक़ें हो जाती। तो इंसान की नेचर है, ये ख्याली दुनिया में रहना पसंद करता है, और शैतान इसे इस तरह ही ट्रैप करता है। मूवीज़, ड्रामास, ये सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना शॉर्टकट के ज़रिए, कहीं पहुंचने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें क्या है? ख्याली दुनिया है। इसका कोई नतीजा नहीं आता, लेकिन बंदा इसमें खुश है, अपने कुएं में खुश है, खुश है, खुश है। वो देखना ही नहीं चाहता बाहर की दुनिया को। तो इसी तरह जो लोग वीक है ना, जिनकी पर्सनैलिटी वीक होती है, एक होता है बाहर से फिजिक अच्छी है, बॉडी है, ये पर्सनैलिटी नहीं होती, सेल्फ एस्टीम। अंदर से बंदा मजबूत होता है ना, वो आपको इन चीज़ों में नहीं मिलेगा। वो ना तो फिल्म में ड्रामे देखता मिलेगा आपको, ना आपको इधर मिलेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। ये वो लोग हैं जिन पर्सनैलिटी ज़ीरो है, अंदर वाली, बाहर वाली नहीं। बाहर तो कॉस्मेटिक वेरिएंट है, एक कवर है, सब ने चढ़ाया हुआ है, अंदर की बात हो रही है। और ये वो लोग हैं जो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते, और बस टाइम पास करते हैं, और ये डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? टाइम ज़ाया किया है ना। और जो टाइम होता है प्रोडक्टिविटी का, ये एज है, मिसाल के तौर पे मैं अभी 21 साल का हूँ, ये एज है प्रोडक्टिविटी की। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ख्याली दुनिया में रहूँ और 2 साल बाद डिप्रेशन में जाऊँ। दूसरा ऑप्शन है रियलिटी को फेस करूँ और 2 साल बाद भी यही तरोताज़ा मोटिवेशन के साथ आगे जाऊँ। क्यों? प्रोडक्टिव लाइफ जो आपने गुजारी है ना, कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, सुना होगा आपने। एज इज़ जस्ट अ नंबर उसके लिए होता है जिसने पिछली लाइफ प्रोडक्टिव गुजारी है। जिसने 40 साल प्रोडक्टिव गुजारे हैं ना, वो 41 साल में भी कोई काम शुरू करेगा ना, तो उसके लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर है। क्यों? उसके पास अचीवमेंट्स हैं, नॉलेज है। जो बंदा ये 2-4 साल ये जवानी के गुजार लेता है ना अयाशी में, ख्याली दुनिया में, फिर जब उसे रियलिटी फेस करनी पड़ती है तो डिप्रेशन में जाता है। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, यंगस्टर्स के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में है, कि यही 4 साल हैं जब तक आपके पेरेंट्स आपके ऊपर हैं। क्योंकि जूँ आप अपनी स्टडीज़ छोड़ेंगे ना, आपके सामने रियलिटी होगी और आपको सामना करना पड़ेगा। फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे। फिर क्या होगा? दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, आप एक सूटा लगाएंगे, फिर सूटे बढ़ेंगे, फिर कोई ना कोई इस तरह की एडिक्शन में शामिल हो जाए। तो ये वक़्त है अपने आप को सँभालने का, और इस वक़्त बंदा सँभाल तभी सकता है, उसका कोई उस्ताद हो, वो नॉलेज गेन करे। कि मुझ जैसे पहले भी हज़ारों आए हैं जिन्होंने जवानी में यही किया है, लेकिन 2 साल बाद वो डिप्रेशन में थे। जब उनको इस बात का पता चलता है ना, फिर बंदा कहता है यार ये सिर्फ मैं नहीं, सब इस तरह करते हैं, बाद में डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे मैंने जब मैट्रिक किया ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैं लोगों को देखता था अपने इर्द गिर्द, अपने भाइयों को, कज़न्स को, कि वो याशियाँ कर रहे हैं और 12 तक वो सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं और साथ नेटफ्लिक्स। 12 करते हैं, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद लाइफ ज़ीरो। तो मैंने मैट्रिक से डिसीजन लिया कि भाई ये ज़िंदगी नहीं है।
ज़िंदगी कुछ और है। तो फिर मैंने मैट्रिक्स ही में रियलिटी को कुछ ना कुछ फेस कर रहा हूँ, और आज भी ज़िंदा दिल हूँ। डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी होती है लेकिन डिप्रेशन नहीं होता। तो पैगाम उनके लिए कि भाईजान, यही टाइम है आपके पास। 2 साल जो है ना, 4 साल यूनिवर्सिटी के, इस अब सबको पता है डिग्री फजूल है, फारिग है, कुछ नहीं मिलता। उसके बावजूद लोग ख्याली दुनिया में रहना चाहते हैं। उसके बावजूद लोग अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहते। उसके बावजूद लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, और अपनी वो दुनिया में खुश हैं। हम डिग्री कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पता भी है कुछ नहीं कर रहे, टाइम ज़ाया हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी के दौरान जो पहला साल है ना, तब से शुरू करें अपना करियर। साथ साथ बैलेंस लेकर चलें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, नॉलेज में, और जो काम आप करना चाहते हैं। और अपनी ज़िंदगी को कबूल करके ये ना समझें कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैं यूनिवर्सिटी के बाद ये करूँगा। डिप्रेशन ही होता है। जो है ग्राउंड रियलिटी को आप एक्सेप्ट करें। और और ज़िंदगी नाम प्रेशर लेने का है, जितना प्रेशर लेते हैं इतना आगे जाते हैं। ठीक है। और जिनकी आप मिसालें देते हैं एलोन मस्क की और डिफरेंट, उनकी ज़िंदगी देखें ना, वो कितना प्रेशर लेते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। चलें, अब आकर वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जब आपने शुरू किया था जब आपने शुरू किया था उन्होंने, तो कितनी एफर्ट की थी। यानी शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर बंदा हार्ड वर्क करता है। तो जितने लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रेशर लेने से ही बंदा आगे बढ़ता है। ये बात एक नौजवान को जब समझ आ जाए, समझ ले मैच्योर हो गया। प्रेशर लेने से, काम करने से ही बंदा आगे बढ़ता है। लेकिन ये कोई 21 22 23 24 साल पे ना बंदे को समझ आती है। तब तक टाइम काफ़ी गुजर चुका होता है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 3 साल पहले जो है 3 साल हो गए हैं आप एनजाइटी से, डिप्रेशन से दूर हैं। 3 साल पहले क्या आप भी ख्याली दुनिया में थे? जी, फुल ख्याली दुनिया में था, ऐसे ही है। स्टेज यही होती है कि बंदा लोगों को देखता है, और देखे ना, डिप्रेशन तभी होता है जब बंदा लोगों को ज़्यादा देखता है। खुद को देख के डिप्रेशन नहीं होता, लोगों को देख के कंपेयर करके डिप्रेशन। ये भी नॉलेज है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये भी नॉलेज है कि हर बंदे की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ आप खड़े हैं। तो स्टेज ये थी कि हम भी लोगों को देखते थे, और एक ख्याली दुनिया में रहते थे कि यार ये दुनिया ही कुछ हो रहा है, ये लोग कुछ हो रहा है, हम नहीं पहुंच सकते, इसीलिए बंदा डिप्रेस्ड होता है। लेकिन नॉलेज गेन करने से पता चला कि भाई सब लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, पर्सनैलिटी का। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पैसे के पीछे पढ़ पढ़ के पैसा भी नहीं मिलेगा, पर्सनैलिटी भी नहीं बनेगी। यार ऐसा कौन सा नॉलेज आपने गेन किया, लाइक अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस भी सारे पढ़ रहे हैं, वो भी नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं आ रही। आप में ये चीज़ कैसे है? आपने कौन सा नॉलेज ऐसा मैं गेन? आपको डिफरेंस बताता हूँ। नॉलेज कहता है कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पैसा आ जाएगा, एक्सीलेंस आ जाएगी। एक्सीलेंस होनी चाहिए, पैसा आ जाएगा, नॉलेज कहता है। लेकिन टिपिकल लोग ये कहते हैं कि जनाब, पैसा होगा तो कुछ करेंगे, पैसा होगा तो कुछ होगा। ये नॉलेज है ना, ये डिफरेंस है। ये मैट्रिक के बाद ना मुझे इस चीज़ की बड़ी समझ आ गई। कुछ लोगों को मैं सुनता था, स्पीकर्स को मुख्तलिफ, ज़्यादातर स्पीकर्स आपको ये बात नहीं करेंगे कि पैसा कमाओ और ऐसे हो जाएगा। वो कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, फिर चीज़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाए कि मैंने एक्सीलेंस को अचीव करना है, और पैसा आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास इसी में फंसे पड़े हैं। पैसे नहीं है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी नहीं है, या कुछ नहीं है। तो ये नॉलेज है ना, कि एक बंदे को समझ आ जाए कि भाई पर्सनैलिटी गेन कर लो। पर्सनैलिटी गेन क्या है? लोग कहते हैं कारोबार के लिए पैसा चाहिए, लेकिन एक सेल्समैन बंदा है, कोई छोटे से शुरुआत करता है, वो आगे जाता है, पैसा कमा लेगा। हुँ? लेकिन बंदे क्या कहते हैं, पहले पैसा हो फिर काम करेंगे। नॉलेज कहता है कि 2-3 साल अगर आपको पैसा नहीं मिलता, काम करो एक्सपीरियंस के लिए। ये अवाम है, ये पैसे के बगैर चलती नहीं है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कम से कम साल डेढ़ तो आपको टाइम देना चाहिए अपने आप को। उसके बाद पैसे का सोचना चाहिए। ये नॉलेज कहता है कि एक्सीलेंस अचीव करो, पैसा आ जाएगा।
यहाँ लोग पहले ही मुझसे पूछते हैं आपकी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपका अकाउंट यूके का है? फिर इस तरह की सोच होगी तो फिर एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते। मैं पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। हाँ, तो ये नॉलेज कहता है पैसा आ जाएगा, काम करते रहो बस। ये नॉलेज कहता है कि ये नॉलेज बताता है कि इस वक्त वैल्यू किन चीज़ों की है। बाप दादा कहते हैं डिग्री लो, नॉलेज कहता है कि फिल वक्त काम करो, डिग्री की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और 4 साल गुजार देते हैं फिर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर ज़ीरो होते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है जो यूनिवर्सिटी। दूसरों के लिए भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। वैसे ये है कि यार हर बंदे को मैं इस तरह सजेशन नहीं दे सकता कि यूनिवर्सिटी से निकल जाए नॉलेज, क्योंकि ये थोड़े ही लोग होते हैं जिनका इतना जिगरा होता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। एवरेज लोगों के लिए ना एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। एवरेज लोगों को अगर आपने ऊपर लेकर आना है, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। हर बंदा इतना प्रेशर नहीं ले सकता कि वो खुद नॉलेज गेन करे, खुद जंगें लड़े। लेकिन वो 1% लोग हैं ना जो उन्हें बस चिंगाड़ी चाहिए, वो कहीं से भी उन्हें मिल जाती है और वो चाहे यूनिवर्सिटी जाएं या ना जाएं उनमें वो बात आ जाती है। ये एवरेज लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी बनाती भी एवरेज ही है बंदे को, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाती। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो खुद होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, वो यूनिवर्सिटी का कोई कमाल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आपके चैनल की तरफ। अकॉर्डिंग टू योर चैनल कि सोशल मीडिया जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी सोसाइटी को। कर रहा है एवरेज लोगों को। मेजोरिटी की बात करेंगे ना हम, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हो रहा है, ऐसे मेजोरिटी की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय इस तरह कर रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो प्लेयर की तरफ जाएंगे, वो नॉलेज गेन नहीं करेंगे। हम जैसे लोग तो नॉलेज गेन करते हैं, जितना नॉलेज गेन किया आज तक सोशल मीडिया से ही किया है। लेकिन देखना ये होता है कि 99% कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा कंटेंट उनके लिए है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर एक बंदा अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहता है, उसको नींद नहीं आती, वो सोशल मीडिया की वजह से ही है। अपने आप को ज़ाया कर रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, फोमो हो रहा है, कंपेयर बंदे लोग खुद ज़्यादा करते हैं। कंपेयर करने से डिप्रेशन आता है, एंजाइटी भी कंपेयर करने से होती है। अगर आप सारा दिन उन लोगों को देख रहे हैं जो आपसे ऊपर हैं तो आपको क्या फील होगा? डिप्रेशन होगा। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा कमाल है कि उसने एक इंटेलेक्चुअल बंदे के इंटेलेक्ट को ज़ाया कर दिया। सारा दिन कचरा अंदर जा रहा है, कोई पता नहीं है, कोई वीडियो को सॉन्ग कौन कौन से, कोई ऑर्गेनाइज्ड माइंड को चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तरतीब से। और ये ऐसे ही समझ लें कि इस सिस्टम में वायरस चला गया वायरस चला गया। तो ये वायरस जा रहा है ना स्क्रोलिंग से, कोई पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो माइंड को ऑर्गेनाइज नॉलेज चाहिए, वायरस नहीं चाहिए। तो ये मेरा सजेशन होता है आजकल यूथ का को। सबसे बड़ा वायरस फैमिली व्लॉगिंग, उसको आप इस तरह से देख रहे हैं? फैमिली व्लॉगिंग को इतना बड़ा वायरस नहीं है सच्ची पूछें तो। अच्छा, हाँ, ये ऑलरेडी मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, लेकिन अब आप काइंडली इसको एक्सप्लेन नहीं, करें। ये है कि बुरा कर रहे हैं काम, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इसे ले जाना बहुत पीक पे, वो गलत है। ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। बस फ़र्क इतना पड़ गया कि लोग तनकीद भी उस पर करते हैं जिस तक उनका हाथ पहुंचता है। ठीक है, तो जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना उन पे लोगों की तनकीद का लेवल और होता है। तो ये लोग नीचे से ऊपर गए हैं इसलिए लोग इन्हें खा जाते हैं। हालांकि एक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो इससे ज़्यादा कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग अभी उतनी वल्गर नहीं हुई जितनी वल्गैरिटी हमारे पहले सोशल मीडिया में ऑलरेडी मौजूद है, है? ऑलरेडी है। मौजूद है। हाँ, लोगों का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता तो उनको नहीं पकड़े, जस्ट फैमिली व्लॉगर्स को पकड़े हाँ, ये जो। बात है। अच्छा, उस सेंस में आप कह रहे उस सेंस में कह हैं। रहा मुझे वैसे आपने हैरान कर दिया था कि फैमिली व्लॉगिंग इतनी बुरी नहीं है मेरे। हूँ बुरी इन द सेंस यार कि आप कह रहे हो ना कि फैमिली व्लॉगिंग, यार ऑलरेडी इससे बहुत कुछ हो रहा है और गलत हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ देखें आपको क्या क्या मिलेगा, फैमिली व्लॉगिंग कुछ भी नहीं है उसके मुताबिक। तो यूनिवर्सिटी पे एतराज़ करना चाहिए जहाँ जहाँ इतनी परसेंट जो है इंटेलेक्चुअल लोग ख़राब हो रहे हैं। फैमिली व्लॉगर्स को तो इंटेलेक्चुअल लोग देखते ही नहीं है, वो तो बच्चे देख रहे हैं।
तो यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं उस पर वर्क होना चाहिए। लेकिन बात वही है जहाँ तक हाथ पहुँचे। तो मुझे एक पर्सनल को बड़ी फीलिंग नहीं आती फैमिली व्लॉगर्स गलत कर रहे हैं, लेकिन बंदा इनकी तरफ हो जाए ये जाती है। गलत कर रहे हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन टिकटॉक खोलें फैमिली व्लॉगर तो फिर भी उनका कुछ तो लिहाज है, कपड़े ठीक पहनते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, क्या क्या मिलेगा आपको। आप जाएं टिकटॉक पे जाएं, क्या क्या मिलेगा। तो दुनिया ऑलरेडी वो सब चीज़ें देख रही है, उनको पकड़े ना, एक तरफ ना हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ में काम करें। और मैं तो यही समझती हूँ, गलत कर रहे हैं इस बात में कोई डाउट। आज आपने मेरी सोच में भी इजाफा किया इस बात का, ये बात करके। नो डाउट आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जायज़ है। लिविंग डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स भी आपने एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे लगाई हुई है। लिविंग डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स है क्या चीज़? हम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, वो है क्या चीज़? और मतलब उसको डिफ़ाइन करने का मकसद क्या था? लिविंग मस्टरबेशन कोर्स है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है सोशल मीडिया पे, नफ्स को कैसे कंट्रोल करें। और इसीलिए मैंने इस पर कोर्स बनाया था। तकरीबन 21 मिनट की वीडियो थी ये, और डिटेल्ड मस्टरबेशन लोग करते क्यों हैं, क्या वजूहत बनती हैं। पहले भी थी मस्टरबेशन लेकिन इतनी नहीं थी जब अब है। अब तो कोई भी नहीं बचा, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो उस पर कोर्स बनाया और वो सबसे टॉप वायरल मेरी वीडियो गई है। 21 मिनट की, हालांकि आज के दौर में, लेकिन फिर भी वायरल है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी मांग बहुत है। तो इसमें मैंने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया कि दीन इसके बारे में क्या कहता है, मस्टरबेशन के बारे में, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, साइंस क्या कहती है, साइंस की बात माननी चाहिए, इस्लाम की बात माननी चाहिए, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, इसकी क्या वजूहत बनती हैं, कैसे इसे छोड़ा जा सकता। मैं आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, साइंस का पूछूंगा कि साइंस क्या कहती है और इस्लाम क्या कहता है। इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें, और छोड़ा कैसे जा सकता है। ये 3 चीज़ें अगर आप हमें डिफ़ाइन कर दें, बता देंगी। इस्लाम कहता है चेक एंड बैलेंस, कंट्रोल। इस्लाम खड़ी सारा सेल्फ कंट्रोल पे है। यानी जो बंदा अपने गुस्से को पी नहीं सकता, जो बंदा अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक लड़की को देख के कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या याद करेगा, वो क्या तलवार उठाएगा, और वो क्या अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो सेल्फ कंट्रोल को बड़ी अहमियत दी गई है इस्लाम में। तो सेल्फ कंट्रोल इसकी इजाज़त देता है। ये तो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, सीधा सीधा ऐसे ही है ना। यही बंदे की सबसे बड़ी, यू कैन से, वीकनेस है। जो बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, इट मीन वीक है ना। तो इस्लाम तो कहता है सेल्फ कंट्रोल करो। मोमिन हुआ है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अब हिफाजत किससे करनी है, वो जो प्लेयर है उससे करनी है ना। वो प्लेयर ये है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते अपनी बेगम और लोंडी के अलावा तीसरा कोई भी रास्ता आप नहीं पकड़ सकते। बेगम और लोंडी आपने कहा, लोंडी आप लोंडी इसको कहते हैं थोड़ा मुलाजमा ब्रीफ। कह लें, जो पुराने ज़माने में गुलाम होते थे। हाँ, हाँ, उसके वो वो दौर गुलाम ख़त्म जो हो गया। खरीदे हुए गुलाम होते खरीदे थे, हुए खरीदे हुए। उनके पता नहीं शायद निकाह करके, या मुझे इसका कंफर्म नहीं हाँ, है। लेकिन ये हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है, ये किसी गलत ट्रैक पे न चली जाए, हाँ, इसलिए मैंने कंफर्म वो किया। दौर ख़त्म हो चुका है। हाँ, वो दौर ख़त्म हो गया है। अब वो ना, जो इंटरनेशनल उन्होंने कवानीन बनाए हैं उसमें कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम नहीं, तो लिहाजा वो कल्चर ख़त्म हो चुकी। साइंस कहती है कि भाई कर लो, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, चलता है, लेकिन एक लिमिट में रहकर, मंथली या वीकली, यू कैन से इट इज़ ओके। साइंस ये कहती है। जिस तरह इस्लाम लेकिन कहता है कि ये ना, आपकी ये साइड वीक है तो दूसरी भी वीक होंगी, लिहाजा कंट्रोल रखें। उसके बाद इसे छोड़ा कैसे जा सकता है उस पर बात करते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला तकरबु ज़िना। इस पे मेरी मैक्सिमम वीडियोस हैं, ज़िना के करीब ना जाओ। हर वो चीज़, हर वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो आपको वहाँ लेकर जाता है उससे बचो। और उसमें आज का सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आ रही है। तो फिर बंदा ऐसा है कि फिसल जाता है। कितना कंट्रोल करे, एक बार, दो बार, तीन बार। अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब बंदा एक गलत चीज़ देखता है ना तो उसके दिल पे एक दाग लग जाता है, नुक्ता लग जाता है।
अगर वो माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो दूसरी बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा, आहिस्ता आहिस्ता धब्बे लग लग के ना दिल काला हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, फिर वो वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। लिहाजा अगर बचना चाहते हैं तो यही ऑप्शन है, लाइफस्टाइल को चेंज करें, और ना तो ऐसी महफिल में बैठें जहाँ ये ऐसी बातें होती हैं, ना चैटिंग वगैरह करें, क्योंकि वो जोन है ना, उस जोन में नहीं जाना, महफिल में नहीं जाना, सोबत में नहीं जाना। सोशल मीडिया इटसेल्फ एक सोबत है। खुद को खुद रोकना है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपको उस जी, तरफ लेके जा रही लेके हैं, जाती उन चीज़ों से रोकना है आपको। यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ नहीं जाएंगे। अदरवाइज लेकिन मुश्किल बहुत है। सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया आज, इतनी वल्गैरिटी है, एड्स देख लें हर तरफ, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन रास्ता यही है कि भाई बचाना है, कंट्रोल करना ये आप वही 100 में से 1% की बात है। कर एक रहे परसेंट ही पहुंचेंगे। हैं। 1% ही पहुँचेंगे। ये वो परसेंट है जिसकी आप बात कर रहे थे, ये वो परसेंट है। इसी वीडियो में आपने एक बात की थी, गुनाह जो करता है और पछताता है, मैं उसको सलूट करता हूँ। क्या आप ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप गुनाह बेशक करो लेकिन बाद में पछता लेना, कोई मसला नहीं है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसमें भी ना। अल्लाह ताला दिलों के हाल देख, अगर आप गुनाह करके पछता रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं ना कि पछता रहे हैं या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अल्लाह देखेगा ना। मतलब पछताना इन द सेंस कि जो दिल से दिल वाकई, से वाकई, दिल से तौबा। वो आप बेशक कम मरने तक करते रहें, पछताते रहें। दिल से करेंगे तो हर बार माफ़ी हो जाएगी। ड्रामेबाजी करेंगे तो अल्लाह देख रहा है ना। मुझे तो आप बता सकते हैं कि मैं पछता रहा हूँ, अल्लाह तो देख रहा है। और मरने तक तौबा कबूल है। द मोमेंट के फरिश्ता आ गया फिर नहीं कबूल होगी। उस वक्त तक आपने जितने भी गुनाह कर लिए हैं ना, ठीक है, माफ़ हो जाएंगे। तौबा, तौबा का दरवाज़ा खुला है। चले, बेहतरीन हो गया। यार हम एक दिस एंड डैट की गेम खेलते हैं। लाइक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको गाड़ियों का शौक तो होगा ज़रूर। एक मर्द हो और मर्द को शौक ना हो गाड़ियों का, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये दिस वन डैट, इसमें कैसे मैं करूँगा? इसमें यह है कि मैं आपको दो गाड़ियों के नाम बताऊंगा, उसमें से आपकी फेवरेट कार जो होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। कम से कम 5 या 6 गाड़ियों के नाम बताऊंगा, उसमें जो सबसे एंड पे रह जाएगी दैट वाज द टॉप ऑन लिस्ट। नहीं, मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है। मैंने कभी इस पे ना कोई रिसर्च की है ना कोई। भाई ये नीड जो है ना, अब ये आईफोन है ना, इसका मुझे शौक कभी भी नहीं था। बस ये एक ज़रूरत है उसकी, तक कि मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। क्रेव नहीं होता मुझे किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। मुझे क्रेव होता है लोगों से मिलने का, एक्सप्लोर करने का, क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है। चीज़ों का मुझे क्रेव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ना मेरा इनसे कुछ दिल लगता है। तो गाड़ी भी ये नहीं है कि मैं चलाऊंगा नहीं या यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन जो एक वो होता है ना कि यार वो लूंगा, ये पसंद है, ये ना पसंद, नो भाई। लास्ट मैसेज कोई अगर आप हमारे यूथ को देना चाहें और लोगों को देना चाहें, जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं। यूथ को मेरा मैसेज ये है कि अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें सुना करें, देखा करें, अपनी दिन का एक हिस्सा रखें नॉलेज गेन करने, आउट ऑफ सिलेबस, वो नॉलेज होती। और वो लोग जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है लाइफ का, हर चीज़ के बारे में, जवानी के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, यानी वो नॉलेज जो है ना, वो गेन करें। और दिन का एक हिस्सा मस्ट रखें। शादी कैसे करनी है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, अभी से ये चीज़ें देखें। और डील कैसे करना है लोगों के साथ, ये भी नॉलेज है। पीपल डीलिंग, बिजनेस कैसे करना है, नॉलेज है। हर चीज़ के बारे में ये जो नॉलेज है ना, एक्सपर्ट लोगों से, वो गेन करें। ये मेरा सजेशन है, दिन का एक हिस्सा रखें। सारा दिन आप स्क्रोलिंग तो करते हैं, लेकिन 1 1.5 2 घंटे रखें। फिर आप देखें कैसे तब्दीलियाँ आती हैं और कैसे कब आप कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप ये नहीं गेन कर रहे तो समझ लें आप पीछे जा रहे हैं। नॉलेज गेन करेंगे, ज़माने से 1 2 कदम हमेशा आगे रहेंगे। वो 1% में रहेंगे। 1% में रहेंगे। 1% किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जितने देखेंगे आप, जिनकी आप मिसालें देते हैं ना, उनका लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करें। जितना वो प्रेशर लेते हैं, अब नॉलेज क्या आता है कि भाई प्रेशर लोगे, हार्डवर्क करोगे तो आएगा रिजल्ट। लेकिन एक यंगस्टर इस बात को एक्सेप्ट करने तक बड़ा टाइम ज़ाया कर देता है। तो वो नॉलेज गेन करेगा, वो चीज़ें उसे पहले ही पता होंगी
कि भाई इधर मैंने क्या स्टेप लेना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। यानी जो एक्सपीरियंस कर चुके ना लोग, उससे पहले ही आइडिया हो जाएगा, तो फिर उन गलतियों से बचेगा। इस तरह वो डिप्रेशन से बचेगा। डिप्रेशन में वही जाता है जो मायूस होता है। मायूस वो होता है जो टाइम ज़ाया करे। अगर आपने अच्छी तैयारी की है ना पेपर की, तो आप मायूस नहीं होंगे। और तैयारी नहीं है ना, फिर मायूस होंगे। तो अपनी तैयारी किए रखें, और इंशाल्लाह फिर आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। बाकी मेरी कोई भी बात गलत हो सकती है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह नहीं, बहरहाल आपने जो बातें की हैं नो डाउट बेहतरीन, आपने हमें तलकीन भी की हैं, बातें बताई भी हैं। इंशाल्लाह हम उससे सीखेंगे भी और कोशिश करेंगे कि उस 1% में आ सकें जो डिफरेंट है दुनिया से। बाकी बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके मैट्रिक में ना एक मैंने लेक्चर सुना किसी का, उन्होंने कहा जी कामयाब होने के लिए ना, कामयाब लोगों की आदतें अपनाना शुरू कर दें, कामयाब हो जाए। उनकी तरह सोचना शुरू कर दें, जो उनका लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दें। और वो चीज़ मैंने अडॉप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डिफरेंस है। तो जिन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, उन्हें सुनें, उन्हें देखें, उन्हें समझें, उन पे होमवर्क करें, उन पे आपका एनालिसिस हो, और उनकी तरह फिर स्टेप लेना शुरू कर दें। जैसे आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, देखें पॉडकास्ट में क्या होता है, कौन सी पॉडकास्ट चलती है, एनर्जी हो जिसमें, वाइब्रेशन हो। ठीक है, जहाँ सुनने को बंदा बैठा है वो कौन देखेगा, किसके पास इतना टाइम है। लोगों को मूवमेंट चाहिए स्क्रीन पे, ऐसे ऐसे कोई ना कोई चीज़ चला। तो पॉडकास्ट भी वो भी चलेगी जो एक रील की तरह होगी। लोग वो नहीं देखेंगे जो बहुत दौर गुजर चुका है। तो इस पे भी आप भी रिसर्च करें, जो टॉप पॉडकास्टर हैं। और एक चीज़ आप और नोट करेंगे, साहब ने सोलो शुरू किया है। अब मैंने सोलो शुरू किया ना, मेरा एक जर्नी होगा, मेरा कॉन्फिडेंस खुला होगा, मैं बात करने में मुझे टेंशन नहीं होगी। लेकिन अब अगर डायरेक्ट पॉडकास्ट में आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ऑडियंस आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। बाकी आज अब्दुलरहमान भाई ने बहुत प्यारी बातें की हैं और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।